नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कक्षा 9वीं इतिहास विषय का पाठ नंबर 8। भारत का विभाजन, रियासतों का एकीकरण और विस्थापितों का पुनर्वास के सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर ये हरियाणा बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें पहला प्रश्न है, भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ। क्योंकि मैक्सिमम आपको 5 ही अंकों का प्रश्न आएगा, तो हमने भी आपको 5 ही इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट करवाए हैं। पहला है, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया, और ये नीति उन्होंने 1857 के बाद ही शुरू कर दी थी, जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, और जिसके चलते 1947 को देश आज़ाद तो हो गया, परंतु उसका विभाजन हो गया। यानी कि पहला पॉइंट क्या हुआ, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। दूसरा है, मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा। जैसे देश की आज़ादी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, वैसे ही उस समय एक और पार्टी थी, मुस्लिम लीग। उसकी सोच और उसकी विचारधारा जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक थी। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कि किसी विशेष धर्म, अपने धर्म को बहुत श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म को की निंदा करना, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करना। अब ऐसे में क्या होगा, कितना फैलेगा। तो वही हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी जो है वो बनी थी, और उसी समय से कांग्रेस के साथ उसके कटुतापूर्ण यानी कि बहुत ही कड़वे संबंध थे। 1939 ईस्वी में उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया, 1940 में उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया, और 1946 में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का अर्थ होता है मारकाट के जरिए पाकिस्तान लेना, ऐसे दिवस मनाना। सांप्रदायिक कार्यों के कारण पाकिस्तान एक अलग देश बना। उसके बाद है जिन्ना की हठ धर्मिता। मोहम्मद अली जिन्ना ये मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उनकी हठ धर्मिता यानी कि अपने धर्म के प्रति बहुत हट करना के चलते ही एक अलग राष्ट्र की मांग करते रहे। दंगे और कत्लेआम करवाकर उन्होंने कांग्रेस पर दबाव बनाया कि कांग्रेस भी विभाजन को स्वीकार कर ले, और आखिरकार देश का विभाजन हो भी गया। उसके बाद है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली की घोषणा। लॉर्ड 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, तो वहाँ पर इंग्लैंड में जो है वो सरकार बदल जाती है, लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है, और अब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं लॉर्ड एटली। तो लॉर्ड एटली घोषणा करवाते हैं 20 फरवरी 1947 को कि वे जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे देंगे, यदि हिंदुओं और मुसलमानों की समस्या का कोई हल निकल जाता है। अब कांग्रेस के सामने 2 ही विकल्प थे, या तो गृह युद्ध जो चल ही रहा है, देश में बुरी तरह दंगे फसाद हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, या दूसरा है विभाजन, और कांग्रेस ने दूसरा विकल्प विभाजन चुन ही लिया। उसके बाद है लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयत्न। ये भारत के वाइसराय थे, अंतिम वाइसराय कह लीजिए। मार्च 1947 को भारत को का अगला वाइसराय जो है वावेल के बाद, वो लॉर्ड माउंटबेटन बनता है। उसने नेहरू और कांग्रेस के नेताओं को मुस्लिम लीग के कठोर व्यवहार के चलते बताया कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। विवश होकर कांग्रेस ने जब कोई हल निकलता ना देखा, तो उन्हें विभाजन स्वीकार ही करना पड़ा, और ये बताया था 3 जून 1947 को, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट देखे। पहला देखा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। दूसरा देखा मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा। तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना का सख्त रवैया। उसके बाद चौथा हमने देखा लॉर्ड एटली की घोषणा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो देश को आज़ाद कर देंगे, और इनकी आज़ादी दिख रही थी लेकिन दंगे हो रहे थे, तो विकल्प कहा जाता था विभाजन की ओर। और पांचवा है लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयत्न या उनकी योजना। और उसी योजना के चलते क्या हुआ, जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना थी कि देश को आज़ादी जो है वो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हो गई, लेकिन साथ ही गिफ्ट में क्या मिला, विभाजन। तो उस विभाजन के कारण इतनी त्रासदी हुई कि वो
आज़ादी का जो गिफ्ट था वो हमें बहुत बड़ा दुख दे गया, विभाजन का दुख दे गया। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या विभाजन को टाला जा सकता था? भारत के विभाजन को निश्चित रूप से टाला जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान की मांग और मुस्लिम लीग कौन है? एक पार्टी है, ठीक है, जो मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी। उसके उग्र रवैये को के कारण विभाजन स्वीकार करना पड़ा। लेकिन अगर हम गंभीरता से विचार करें तो उत्तर सकारात्मक मिलेगा, यानी कि विभाजन टाला जा सकता था। देखो कैसे। नंबर 1, कांग्रेसी नेता लंबे संघर्ष से थक चुके थे, अब वे और संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना कैंसर के मरीज थे और इस घातक बीमारी के कारण 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। अब अगर कांग्रेसी नेता थोड़ा और धैर्य से काम लेते तो विभाजन टल सकता था, क्योंकि विभाजन की सबसे ज़्यादा जो डिमांड कर रहे थे वह मोहम्मद अली जिन्ना ही कर रहे थे। दूसरा है, कांग्रेस ने सांप्रदायिक झगड़ों से बेगुनाहों को बचाने के लिए भी विभाजन को स्वीकार किया गया। उनका ये भय स्वाभाविक न होकर निर्मित था, यानी कि बेगुनाहों को कौन मार रहा था? दंगे फसाद के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा, कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को मारा जा रहा था। जो ये भय था कांग्रेस के अंदर, ये स्वाभाविक नहीं था, ये भय बनाया गया था ताकि वे विभाजन को स्वीकार कर लें। अगर ये भय जो है ना होता तो निश्चित तौर से विभाजन ना होता। अंत में कांग्रेस का ये कहना कि उन्होंने लोगों को रक्तपात से बचाने के लिए विभाजन स्वीकार किया है, परंतु हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि विभाजन के बाद भी 5 लाख लोगों का कत्ल कर दिया गया, तो रक्तपात तो फिर भी नहीं रुका। तो वास्तव में ये विभाजन अंग्रेजों और मुस्लिम लीग की कुटिल नीति और सांप्रदायिकता और कांग्रेस के कमजोर पड़ने के कारण हुआ। अंग्रेजों की नीति कुटिल थी, मुस्लिम लीग सांप्रदायिकता फैला रही थी और कांग्रेस इसके आगे कमजोर पड़ गई थी। तीसरा है, रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका पर विचार कीजिए। 1947 में जैसे ही आज़ादी मिलती है, साथ में मिल जाता है विभाजन, और एक अन्य समस्या थी देसी रियासतों का एकीकरण। अब मैं आपको पहले थोड़ा बताती हूँ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक बहुत बड़ा हिस्सा था जिसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का शासन था, लेकिन भारत में छोटे बड़े 565 और रियासतें थी, यानी कि छोटे छोटे राज्य थे। उन रियासतों में से 565 में से अब उन्हें ये सुविधा दे दी गई कि आप चाहें भारत में शामिल हो जाएं, आप चाहें पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, चाहें तो आज़ाद घूमें। अब ऐसे में इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन रियासतों की जनता जो थी वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी, लेकिन कुछ राजे अपने स्वार्थी हितों के चलते नहीं होना चाहते थे। बस यहीं पर सरदार पटेल की भूमिका बहुत जोरदार थी। रियासतों से बातचीत करने के लिए एक वार्ता कमेटी बनाई गई। 25 जून 1947 को अलग से रियासतों का एक अलग मंत्रालय बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका मंत्री नियुक्त कर दिया गया। सरदार पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से, वीपी मेनन जो थे वो सचिव थे, के प्रयासों से बहुत सारी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया। 562 में इतनी समस्या नहीं आई, वो भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार कर जाती हैं। परंतु हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। परंतु वो सरदार पटेल तो सरदार हैं, वो तो भारत के बिस्मार्क हैं, लौह पुरुष हैं। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और सूझबूझ से इन्हें भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया। उन्होंने सर्वसम्मति बनाने के लिए हर यथासंभव कोई भी प्रयास, किसी भी प्रकार का प्रयास न छोड़ा, और 3 माह से भी कम समय में एक एकीकृत भारत का ढांचा तैयार कर दिया। उसके बाद है जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर में समस्या क्या हुई। तो अब ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन हमने इसको बहुत आसान बना दिया है और आपके लिए थोड़ा छोटा भी कर दिया है। समझाते हैं, साथ ही आपको याद हो जाएगा।
देखिए जूनागढ़ जो है ना वो काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, वहाँ की रियासत है। यहाँ की जितनी भी जनसंख्या थी ना उसमें से 80% हिंदू थे और 20% जो थे वो मुसलमान थे। जूनागढ़ का शासक जो था वो एक मुसलमान था और वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, परंतु जनता ने घोर विरोध किया कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो भारत सरकार ने ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में वहां सेना भेजी। नवाब ने कहा पाकिस्तान से कि हमें मदद चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं की। फिर इसीलिए जो नवाब था वो अपना सह परिवार और सभी सोना चांदी लेकर वो अपना पाकिस्तान यानी कि कराची चला जाता है। और 20 फरवरी 1948 को वहाँ जनमत करवाया जाता है। जनमत का अर्थ होता है बेटे जनता से पूछा जाता है, उनसे वोटिंग करवाई जाती है कि आप बताइए आप किस में शामिल होना चाहते हैं। तो 99% लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। कितनी बड़ी बात है कि जो लोग भारत में शामिल होने चाहते हैं उन्हें ज़बरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया जा रहा था। लेकिन ये हमारे सरदार पटेल और भारत सरकार का रवैया था कि सूझबूझ से काम लेकर जूनागढ़ को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। दूसरा है हैदराबाद। हैदराबाद भारत की बहुत बड़ी रियासत है। ये कहाँ पड़ेगी? ये आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद का शासक मीर उस्मान अली खां था। हालांकि जनसंख्या 85% हिंदू थी। उसने घोषणा की कि वह स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र अपनी रियासत को रखेगा और भारतीय संघ में शामिल नहीं होगा। इसीलिए उसने भारतीय संघ में अपना कोई मेंबर भी नहीं भेजा। तो माउंटबेटन ने निज़ाम ने ना माउंटबेटन से क्या कहा कि मुझे एक अलग अधिराज्य दे दीजिए, यानी कि मेरा भी एक देश बना दीजिए। लेकिन माउंटबेटन ने निज़ाम की अलग अधिराज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया और कहा कि जनमत करा लो भाई, पता चल जाएगा कि कहाँ शामिल होना है। परंतु निज़ाम ने इसे भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि निज़ाम को पता था कि जनमत करवाते ही सारी जनता भारत की ओर जाएगी और वो ये सहन नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अस्वीकार कर दिया। एक बार तो भारत और हैदराबाद ने एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हुए काम करने का वचन भी दिया कि चलो हम एक दूसरे के हितों का ध्यान रखेंगे और आराम से काम करते रहेंगे। परंतु जल्दी ही हैदराबाद का निज़ाम अपने वायदे से मुकर गया। उसने भारतीय करेंसी को अपने राज्य में चलने नहीं दिया, अपनी सेना बढ़ा ली और जो समझौता था उसे सारे को एक साइड कर दिया, दरकिनार कर दिया। तो 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में सेना हैदराबाद पहुंच जाती है। अब वहां पर क्या था बेटा कि एक कट्टरपंथी समूह भी तैयार हो गया, रजाकर। वो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी थे और ये भारत के लिए एक खतरा भी बनते जा रहे थे। अब निज़ाम की सेना ने और कट्टरपंथी रजाकर समूह ने भारतीय सेना का सामना तो किया, लेकिन भारतीय सेना तो भारतीय है, उनके सामने कौन अधिक देर तक टिक सकता है। उसके बाद निज़ाम ने भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा कर दी। चलो देर आए दुरुस्त आए। उसके बाद है कश्मीर का विलय। कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित है। इसका शासक हरि सिंह एक हिंदू था, परंतु यहाँ पर जो ज़्यादा आबादी थी वो मुसलमानों की थी। रियासत की सीमाएं यानी कि कश्मीर की सीमाएं भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ लगती थी। कश्मीर का शासक किसी भी देश में शामिल नहीं होना चाहता था, स्वतंत्र रहना चाहता था। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए वहाँ पर कबायली आक्रमण करवा दिए। कश्मीर के कुछ मुसलमान भी कबायलियों से मिल गए और कबायलियों ने कई क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया और लूटमार शुरू कर दी। अब ऐसे में महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारतीय संघ में शामिल होना भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध आरंभ हो जाता है। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ, जब दो देशों में या दो से अधिक देशों में या कभी भी देशों में कोई तनाव होता है, कोई लड़ाई होती है, तो ये एक ऐसी संस्था है जो लड़ाइयों को सुलझा देती है, समस्याओं का निवारण कर देती है। तो ये बीच में पड़ती है और 1 जनवरी 1949 को युद्ध समाप्त हो जाता है और कश्मीर को भारत का अंग घोषित कर दिया जाता है। परंतु पाकिस्तान तो इसे स्वीकार नहीं कर रहा था और ना आज तक उसने इस चीज़ को स्वीकार किया। और यही कारण है कि युद्ध तो खत्म हो गया लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ और आज तक
भारत और पाकिस्तान में कश्मीर विवाद का कारण बना हुआ है, परंतु कश्मीर आज भी, आगे भी और पहले भी कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। आगे है विस्थापितों के क्या समस्याएं थी। देखो बेटा, 1.5 करोड़ लोग लगभग एको रात में जो है भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत उन्हें आना जाना पड़ा। तो सभी कौन हो गए? विस्थापित। अब उनके सामने क्या समस्याएं थी? सबसे पहली समस्या भोजन की थी, फिर घर की समस्या थी, फिर रोजगार की समस्या थी। तो आइए करते हैं इनको। सबसे पहली समस्या थी कि जो विस्थापित भारत आए हैं पाकिस्तान से, उन्हें निवास स्थान उपलब्ध करवाना। दूसरी, उनके लिए भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाना। तीसरा था जो कृषि कर सकते हैं, जो ज़मीन छोड़कर आए हैं, उन्हें ज़मीन उपलब्ध करवाना। चौथा, लोगों को रोजगार और व्यवसाय प्रदान करना, ये भी बड़ी समस्या थी। और पांचवी भी समस्या बहुत बड़ी थी कि जो अपनों से बिछड़ गए हैं, जिनके कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए हैं, या जो पाकिस्तान, जो मुस्लिम यहाँ है लेकिन उनके परिवार वाले पाकिस्तान में हैं, उन सब को आपस में मिलाना। अब हल कैसे निकाला गया? सबसे पहले सरकार ने अपने एक ऐसे विभाग की स्थापना की जिसके माध्यम से विस्थापितों के लिए पुनर्वास किया जा सके, यानी कि पुनर्वास विभाग की स्थापना की। दूसरा, 160 शिविर कैंप लगाए। कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा लगाया गया, महिलाओं के लिए जालंधर में लगाया गया। विस्थापितों के लिए भोजन, कपड़े और दवाइयों की व्यवस्था की गई। तीसरा, अनेक विस्थापितों को मकान और दुकानें अलॉट की गई, कुछ को मुआवजा दिया गया और रहने के लिए कॉलोनियाँ भी दी गई। ये वो लोग थे जो अपने पाकिस्तान में ज़मीन, जायदाद, दुकानें छोड़ कर आए थे। जो किसान पाकिस्तान में अपनी ज़मीन छोड़ कर आए, उन्हें 10:7.5 के हिसाब से ज़मीन दी गई। कैसे कि मान लीजिए कोई 10 किले छोड़ कर आया है, उसे भारत में, क्योंकि भारत से जाने वाले लोग कम थे, भारत आने वाले लोग डबल थे, तो ऐसे में जो 10 किले छोड़कर आया है उसे 7.5 किले या हेक्टेयर ज़मीन दी गई। कोई 10 हेक्टेयर छोड़ के आया है तो 7.5 हेक्टेयर ज़मीन उसे दी गई। कोई 10 एकड़ छोड़कर आया है तो उसे 7.5 एकड़ ज़मीन प्रदान की गई। उसके बाद बेसहारा महिलाओं के लिए 7 आश्रम खोले गए जिन्हें सेवा सदन कहा गया, और वहाँ पर इन्हें महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया ताकि कोई वो रोजगार अपना सकें। अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोले गए और पढ़ने के लिए उन्हें गुरुकुलों में भेजा गया। सरकार की सोच बहुत नेक थी और देश की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार थी। जितना उनसे हो सका उतना वो कर रहे थे विस्थापितों को पुनर्वास के लिए। हाँ, लेकिन इन चीज़ों में समय लग जाता है, लेकिन काम अगर अच्छी नीयत से किए जाए तो हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारी वीडियो आपको निश्चित तौर से पसंद आई होगी, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, फिर भी प्रयास करती हूँ कि सभी की ज़रूरतों का ध्यान रखें, उसके अनुसार काम करें। हमारे पास कमेंट आया था कि उनका ये लेसन शुरू हो चुका है, इसीलिए इस लेसन के प्रश्न उत्तर भी करवाए जाएं। और आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी बच्चों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा आप सबको।